नाउ अब हम बात करने लगे हैं ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। ट्यूबरक्लोसिस हमारे पास क्या है, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस जिसको हम टीबी कहते हैं, इट्स अ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जिसे हम प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस ही रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को किया था, तो हम उसी को आगे लेके चल रहे हैं, जिसमें हमने पहले कैंसर को डिस्कस कर लिया। अब हम उसको डिस्कस करने लगे ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी को। टीबी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास काज होता है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से टीबी काज होता है, ठीक है। ये आपसे पेट क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन के टीबी ट्यूबरक्लोसिस किसकी वजह से होता है, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होता है। अब जो हमारे पास ट्यूबरक्लोसिस मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, ये हमारे लंग्स को डैमेज कर देता है, ठीक है। लंग्स को प्रॉपर्ली डैमेज कर देता है, दिस इज कॉल्ड ट्यूबरक्लोसिस। अब कॉजेज हमारे पास ट्यूबरक्लोसिस के आते हैं कि लंग डैमेज हो गया, कफ खांसी होती है, फीवर बुखार होता है, और पुअर लोगों में मतलब कि ये होता है पुअर कंडीशन, कॉमन इन पुअर में पाया जाता है कि जो गरीब लोग हैं उनका तो ज़्यादा पाया जाता है। इसमें खांसी बुखार और हमारे लंग्स के डैमेज हो जाएगा। अब आपको पता है लंग्स जब डैमेज हो गए हैं तो एक इंसान के लिए कितना डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है, कितना मतलब उसके लिए सर्वाइविंग मोमेंट है कि वो किस तरह सर्वाइव करेगा। अब उसके रीजंस के बारे में बात कर लेते हैं कि रीजंस हमारे पास क्या होता है कि माल न्यूट्रिशन एंड पुअर लिविंग प्रमोट करते हैं ग्रोथ ऑफ मायोबैक्टीरियम का। अब आप हो माल न्यूट्रिशन क्या है, माल न्यूट्रिशन मतलब नाक़िस ग़िज़ा, जिसमें माल न्यूट्रिशन मतलब कि अब मैं एक ऐसे गरीब फैमिली से बिलोंग करती हूँ, ठीक है, और मेरे घर में खाने पीने के लिए कोई चीज़ नहीं है, दिस इज़ कॉल्ड माल न्यूट्रिशन। ग़िज़ा ही नहीं है कि मैं खा सकूं अपने लिए, अपनी बॉडी के लिए, अपनी रहने सहने के लिए, मतलब कि मेरे पास है ही कुछ नहीं, दिस इज़ कॉल्ड माल न्यूट्रिशन। एंड पुअर लिविंग गरीब वाली जो मैं आपको बता चुकी हूँ। प्रोमोट द ग्रोथ ऑफ माइकोबैक्टीरियम, ये माइकोबैक्टीरियम को ग्रोथ करने में मदद देता है, दिस इज़ माल न्यूट्रिशन एंड पुअर लिविंग कंडीशंस। अब दूसरा पॉइंट हमारे पास जो है, ये हमने एरो लगा के हमने ये लिखा कंटेजियस डिजीज़ जो होती है वबाई है, एक दूसरे से लगने वाली वबा कंटेजियस डिजीज़ है ट्यूबरक्लोसिस। याद रखिएगा ट्यूबरक्लोसिस, क्योंकि वो कफिंग कर रहा है, कफ करने से कफ जो होती है वो आगे फैलती है, ठीक है। इस बात का आपने ख्याल रखना है कि कंटेजियस डिजीज़ होती है हमारे पास। लंग कैंसर कंटेजियस डिजीज़ नहीं हो सकता, क्योंकि उससे आपको कोई ऐसी अल्लाह माफ़ कर चीज़ नहीं लग सकती, ठीक है, लेकिन टीबी से आपको ये सब कुछ लग सकता है। सो प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट इट। अब इसका ट्रीटमेंट प्लान बता देती हूँ। ट्रीटमेंट प्लान क्या आता है कि ये क्यूरेबल है। अब की जो आई है नई रिसर्चेज, नई जो मेडिकेशंस आई हैं, सब कुछ आया, उसके बाद ये अब क्यूरेबल है, काबिल इलाज है, ठीक है, विथ प्रॉपर मेडिकल अटेंशन अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ हॉस्पिटल डॉक्टर्स नर्सेज एंड एवरीथिंग, ठीक है, उनके अंडर ऑब्जर्वेशन ये ट्रीटमेंट क्यूरेबल है। नॉन मेडिकेशंस प्रॉपर मेडिकेशंस के साथ ट्यूबरक्लोसिस हमारे पास प्रॉपर है, ठीक है। यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस आपको बड़ा पता लगे, ट्यूबरक्लोसिस क्या है कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से काज होता है, ये हमारे लंग्स को डैमेज कर देता है। इसके काजेस क्या है, लंग्स डैमेज का सिम्टम्स भी कह सकते हैं इसको, फीवर और पुअर कंडीशन, रीजन इसमें माल न्यूट्रिशन और पुअर लिविंग आ जाता है हमारे पास, जो माइकोबैक्टीरियम को ग्रोथ करा। ये कंटेजियस डिजीज़ है, वबाई है, एक दूसरे से लगने वाली है, और ट्रीटमेंट क्यूरेबल है विद इन दी अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ मेडिकल कंडीशंस या मेडिकल अटेंशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम लोग ट्यूबरक्लोसिस के बाद हमारे पास जो अगला पॉइंट आता है वो हमारे पास अस्थमा है। अस्थमा क्या है, अस्थमा हमारे पास आपको पता है नॉर्मल, आपने अपने रूटीन में भी लोगों को देखा होगा जिनको अस्थमा प्रॉब्लम है, जिनको कहते हैं दमा, अस्थमा को हम कहते हैं दमा की बीमारी है, ठीक है। अस्थमा हमारे पास क्या, ये भी एक सीरियस रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, ठीक है। ये सीवियर पैरोक्सिज्म की वजह से होता है। पैरोक्सिज्म क्या होती है, पैरोक्सिज्म हमारे पास एक जैसे कि हमला कर देने वाली बीमारी है। अचानक एक बीमारी ने मुझ पर हमला किया, जिसने हमला करके मेरी सांस को बंद किया, मेरी ब्रीथिंग इशू मुझे क्रॉस किया, यानी कि डिफ़िकल्टी ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है। जो एक वबा आई है अचानक मुझे, जैसे कि मुझे जस्ट एग्जांपल, मुझे एक एलर्जी, मुझे पोलन एलर्जी है, मुझे फ्लू हुआ है, तो मुझे किसी परफ्यूम से हो सकता है, किसी भी अच्छे स्मेल से, फ्रेगरेंस से, या किसी भी फ्लावर फ्रेगरेंस से, पोलन से हो सकता है। तो मुझे वो अचानक हो गया, और वो अचानक जब मुझे हुआ है, अचानक ही मुझ पर बीमारी ने हमला किया, और उससे क्या हुआ कि मुझे सांस लेने में ही प्रॉब्लम आई है, तो वो अस्थमा, ठीक है। द अटैक ऑफ डिजीज़ अकर एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स, ये जो अस्थमा में हम सबको पता है कि अटैक्स आते हैं, ठीक है, अटैक्स आते हैं। अटैक्स क्या होते हैं कि वक्फे से आते हैं,
फ्रीक्वेंट इंटरवल से हमें अटैक्स आते हैं, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड अस्थमा। ये अस्थमा की डेफिनेशन थी प्रॉपर इंटरव्यू द व्हाट इज अस्थमा, तो आप लिख सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना है, अस्थमा पे आता है तो आपने सब कुछ लिखना है, मस्ट है। अगर हम इसके कॉजेज़ की बात कर रहे थे कि कॉजेज़ क्या होते हैं, कि अस्थमा एक एलर्जिक रिएक्शन है, ठीक है। एलर्जिक, बाज़ लोगों को एलर्जिक होती है किसी से, डस्ट से, पोलन से, कोल्ड से, मतलब कि जैसे सर्दी का मौसम आया उसकी वजह से भी बाज़ लोगों को प्रॉब्लम होती है। सांस लेने में एक होता है कि ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं चढ़ पाते, उस वजह से होता है, ठीक है। ह्यूमिडिटी और पोल्यूशन की वजह से हो जाता है। बाज़ लोगों को ना एकदम हबस होता है ना, हब्स होने लगता है कमरे में, और जैसे कि आप एक ऐसी जगह बैठे घुटन होने लग जाती है, तो अचानक उसको फीलिंग आती है, ठीक है। स्प्रे से आ जाती है, फ्रेगरेंस से आ सकती है, स्मेल से आ सकती है, डिफरेंट तरीके से ना लोगों को ये होता है एलर्जिक रिएक्शन। तो अस्थमा एक एलर्जिक रिएक्शन है, ठीक है। अब उसके आगे हम केमिकल्स की हेडिंग देंगे। केमिकल्स क्या होता है, अस्थमा जो है ना वो हमारी बॉडी के अंदर एक इन्फ्लेमेटरी केमिकल रिलीज़ करते हैं जिसको हिस्टामाइंस कहते हैं, ठीक है। जो हिस्टामाइंस है ना वो जब रिलीज़ होता है ना बॉडी के अंदर, इन्फ्लेमेटरी मतलब कि सूजन वाले, सोजिश, जो सोजिश पैदा करते हैं, जो ब्लॉक कर देगा। अब जब एक नाली में सोजिश आ गई तो जाहिर सी बात है वो नाली क्या हो जाएगी, नैरो हो जाएगी। नैरो होगी तो उसमें से ना एयर जा पाएगी ना सांस आ सकेगा, तो ब्लॉकेज ऑफ एयर हो जाएगी। तो क्या होगा कि हिस्टामाइन जो है ना हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर वो निकलने शुरू हो जाते हैं, रिलीज़ होने शुरू हो जाते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें से हमारा खून का बहाव चल रहा है ख़त्म होना शुरू हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। इट कैन ब्लॉक द पैसेज ऑफ एयर। तो हमारी जो एयर रश आउट एंड इन जो काम चल रहा है ना सांस लेने वाला, वो ब्लॉक हो जाएगा। प्रॉपर हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना वो ब्लॉक हो जाएगा, जिसकी वजह से अस्थमा होता है। यानी कि हमारे पास अटैक्स आते हैं, अटैक्स आने के बाद हमें क्या होता है कि सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। और एक ये सीवियर को बीमारी में, जैसे कि एकदम अचानक किसी डिजीज़ ने मेरे पे अटैक, मतलब कि किसी बीमारी ने मेरे पे अटैक है, जैसे कि मैं फ्लू कह रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि हो जाता है। जैसे कि मेरा अभी भी गला ख़राब है बहुत शदीद, तो ये ऐसा हो सकता है, ये एलर्जिक रिएक्शन होता है, पॉलन स्पॉट्स वगैरह की वजह से हो जाता है। तो ये हमारे पास नॉर्मल अस्थमा हम लोग देखते हैं, तो जिसमें हम लोग मेडिकेशन में क्या करते हैं कि इन्हेलर्स देते हैं। अस्थमा पेशेंट जो होते हैं वो इन्हेलर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। बाकी अस्थमेटिक मेडिकेशंस होती हैं, ठीक है, वो हमारे पास, वो हमारे टॉपिक का हिस्सा नहीं है, सो वी डोंट डिस्कस अबाउट ऑन दिस। सो अगर आपका इसका टॉपिक डिस्कस होता है तो मैं आपको डिस्कस ज़रूर करके बताती है, और इंशाल्लाह मैं बेसिस ऑफ जो टीपीटी कर रहे हैं उनके लिए ज़रूर बनाऊंगी कि हमारे पास जो है कि टॉपिक आता है, अस्थमा का टॉपिक आता है या किसी भी चीज़ का, तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि मेडिकल ट्रीटमेंट क्या होता है या कुछ भी का, वो फार्माकोलॉजी हम पढ़ ही नहीं रहे हैं। सो डैट इज़ दिस, एंड हमारा ओवरव्यू ये था कि हमने आज रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के ऊपर बारे में बात की थी, जिसमें उन्होंने बताया कि पीपल अनहेल्दी एयर वगैरह में नहीं रह सकते, जिसमें हमारे पास कैंसर आ गया, ट्यूबरक्लोसिस आ गया, अस्थमा आ गया, ठीक है। अब ट्यूबरक्लोसिस के बारे में हमने बात कर ली, अस्थमा के बारे में बात कर ली, और कैंसर के बारे में बात कर ली। कैंसर में हमारे पास लंग कैंसर आ गया, ठीक है, जिसमें हमारे पास स्मोकिंग वगैरह की वजह से हो जाता है, लंग कैंसर हो गया। उसके बाद हमारे पास ट्यूबरक्लोसिस आ गया, जो हमारे पास माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस टीबी की वजह से हो रहा है, जो हमारे लंग को डैमेज कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अस्थमा आ जाता है, अस्थमा हमारे पास एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ये भी एक स्पेयर है जो किसी अचानक किसी बीमारी के हमले की वजह से हमें जो हो जाता है। तो इसके अंदर इन्फ्लेमेटरी, जो मेन इंपॉर्टेंट इसमें जो चीज़ है वो हिस्टामाइंस है, इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स हैं, ठीक है, जो रिलीज़ हो रहा है। अब आपसे क्वेश्चन राइज होता है, क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, सो आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको एक नोट के सूरत में आपको ये बताया कि बुक से मैंने आपको नहीं बताया, बुक का ही सब कुछ मैंने ये आपको नोट्स बनाया है, मैंने एक ना जो नोट्स बनाए ये बुक से ही मैंने रिलेट करके बनाए हैं। सो आपको इस पर वरी करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके लिए नोट्स हैं, ये आप इजीली इसको याद करो तो आप इजीली अपने टॉपिक को कवर कर सकते हो, अपने पेपर को कवर कर सकते हो, अपने टेस्ट को कवर कर सकते हो। और क्योंकि ये डिसऑर्डर्स होते हैं वो हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली फॉर एफएससी प्री मेडिकल स्टूडेंट्स, बिकॉज ऑफ वो मेडिकल का स्टूडेंट्स हैं उनके लिए होता है। सो thank you, and please subscribe my channel and like my videos, thank you, and इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करूँगी। सो आज के लिए बाय बाय, सो वेलकम।